Hello and good evening. Today we are going to study part of algebra class 10th mathematics. So the topic is a pair of linear equation in two variable. So the thing is what we need to understand here, the concept of equation and the concept of polynomial and algebraic expression. Okay. So first of all, we will discuss on linear equation in two variables. The thing is difference between of an algebraic expression and equation. ओके, बेसिक डिफरेंस बेटा देखो ऐसा है कि इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि एलएचएस और आरएचएस पार्ट होता क्या है। सपोज करते हैं कि इक्वेशन है, लेट इट बी लाइक दिस 2x + 3y = 8। ओके, फिर डिस्कस करते हैं इसके डिग्री पे। तो डिग्री हमारा 1 है, राइट। डिग्री क्या होता है इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन का डिग्री ये होता है क्या उसमें बेसिकली पावर कितना है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 एंड 1 हियर। इसका मतलब ये है क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। व्हाई? बिकॉज हियर इज वन वेरिएबल एंड हियर इज अनदर वेरिएबल। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हो गया, राइट। अब सवाल ये है क्या पॉलिनोमियल क्या होता है सर, और पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। तो पॉलिनोमियल की स्टडी आप 9th क्लास में 8th क्लास में पहले ही कर चुके हैं। सपोज करते हैं दिस इज 2x² + 4x + 3z + 8y। ओके, कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर आप देख पा रहे हो यहाँ पे वेरिएबल्स का जो पावर है वो होल नंबर में है। इसका मतलब ये है क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है। ओके, क्या कभी गौर किया है क्या इक्वेशन में क्या ये ऐसा कुछ लॉजिक है, क्या एक रूल है क्या इक्वेशन में जब उसका पावर होल नंबर में रहेगा या नहीं रहेगा तो वो इक्वेशन होगा या नहीं होगा। लेट अस सपोज करते हैं क्या 2√x ओके + y = 0। बहुत बड़ी बातें हैं, सोचिएगा थोड़ा सा। मैथमेटिक्स केवल और केवल सोचने की चीजें होती हैं। जहां पर जिस पॉइंट पर आप सोचना चाहे उस समय पर आप सोच सकते हैं। हमने ये केवल लिखा है कि इसका पावर यहाँ पर 1 है, इसका पावर यहाँ पर 1 है। बच्चे कभी सोच के देखे हो क्या यहाँ पर x की पावर क्या है? क्या हाफ होल नंबर है? नहीं, हाफ होल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं क्या √x की वैल्यू x की पावर हाफ होती है ना। ओके, ठीक है। अब सोचो बेटा जरा सा, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम दिस लॉजिक। लॉजिक क्या था बेटा, क्या पावर जो है उसका होल नंबर में होना चाहिए, राइट। तो इन सब चीजों से हम लोगों को ये समझ में आया कि बेसिक डिफरेंस क्या है इक्वेशन और पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल को बेटा आरएचएस पार्ट नहीं होता है, होता क्या है एलएचएस और आरएचएस पार्ट। सोचो जरा सा, मेरा ये राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। आप जब स्क्रीन पे देखोगे तो ये रिवर्स दिखेगा, तो अपना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को आप सपोज करो। ओके, ये साइन है इक्वालिटी का। ओके, सपोज करते हैं कि मैं इधर कुछ भी पॉलिनोमियल लिख दूं और इधर मैं कुछ भी पॉलिनोमियल लिख दूं और उसको डिफरेंशिएट कर दूं एक साइन से जो कि साइन ऑफ इक्वालिटी है। ओके, हियर आई एम राइटिंग 2x + y, हियर आई एम राइटिंग x + 3y। ओके, तो बेटा क्या होगा ना, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा x + 3y। ओके, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आप ट्रांसपोजिशन करोगे, यहां पर किसका ट्रांसपोजिशन करोगे? सेम टाइप ऑफ वेरिएबल को एक तरफ अरेंज करोगे और दूसरे टाइप के वेरिएबल को उसी तरफ अरेंज करोगे, है ना। और आपके साइड में आरएचएस साइड में क्या रह गया? इक्वल टू 0 रह गया। क्यों रह गया? सारे वैल्यूज तो बेटा उधर आ गया, है ना। ये भी इस तरफ आ गया और ये भी इस तरफ आ गया। इसका मतलब ये है कि ये पार्ट हमारा हो गया 0। 2x में x चला गया तो हो गया हमारा x, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, गौर करना बेटा, यहाँ पर प्लस का साइन पहले से है और 3y इधर आया तो प्लस का y एंड माइनस का 3y, राइट, लाइक दिस। अब साइन चेक कर लो किसका साइन बड़ा है, तो यहाँ पर 3y का साइन बड़ा है। ओके, जो कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। इसका मतलब ये है क्या ये मेरा रिजल्टिंग इक्वेशन जो है x - 2y = 0 हो गया।
क्या किया था मैंने? कुछ नहीं किया था बेटा, मैंने एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट में कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रखे थे और वहां से मैंने इक्वेशन निकाल दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर पॉलिनोमियल को आरएचएस पार्ट नहीं होता है, बट इक्वेशन को आरएचएस पार्ट होता है। इन पूरी चीजों में बेटा आप यही देख पा रहे हो। अब सवाल ये है क्या हम लोग पढ़ने क्या चाह रहे हैं? ये तो बेसिक थ्योरीज हो गई, और बेसिक थ्योरीज को क्लियर रखिए, क्योंकि कभी भी सवाल ये पूछा जा सकता है कि क्या इक्वेशन में ये चीजें हो सकती हैं, क्या उसका पावर होल नंबर में हो या होल नंबर में ना हो, क्या उसका पावर इंटीजर में हो सकता है। बेटा सोचो तो जरा सा, क्या पावर इंटीजर में होगा? इफ आई एम राइटिंग हियर x-2 इज इक्वल टू 7, इज इट इक्वेशन? बहुत अच्छा सवाल है, क्या ये इक्वेशन है या नहीं है? x की पावर -3 प्लस y प्लस y की पावर -2 इज इक्वल्स टू 7। ओके, जरा सा सोचो बेटा, x की पावर -3 एंड y की पावर -2, इसका मतलब ये है क्या 1/x³ एंड 1/y² इज इक्वल टू 7। अब बोलोगे कि सर ये क्या है, ये इक्वेशन है तो ये कैसा इक्वेशन है? तो बेटा ऐसा डिस्कशन हम लोग करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स में, जिसमें कि हम लोगों को पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स उस तरीके के इक्वेशन से हम लोग डील करेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन एक ही तरीके का हो। ओके, तो हम लोगों को समझ में ये आ गया है कि सिर्फ पावर डिसाइड करता है क्या इक्वेशन है कैसा, और इक्वेशन होते कितने तरीके के होता है ना बेटा। तो इक्वेशन जो बेसिकली होता है, जो पहला टाइप का इक्वेशन है वो होता है लीनियर, उसके बाद होता है बेटा स्क्वायर टाइप इक्वेशन। ओके, स्क्वायर टाइप इक्वेशन, इन दोनों का ग्राफ भी अलग होता है, इनका भी ग्राफ अलग होता है। तीसरा टाइप का इक्वेशन हो गया बेटा क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। ओके, अब सवाल ये कि सर स्क्वायर टाइप के कितने तरीके के इक्वेशन होते हैं? तो स्क्वायर टाइप कितने सारे के होते हैं? इट इज पैराबोलिक, हाइपरबोलिक एंड नेक्स्ट इज इलिप्टिकल। अब सोचोगे बेटा कि सर ये सब तो नाम ही नहीं सुने हैं, तो सुन लो, यही स्पेशलिटी है इस प्लेटफॉर्म पे, क्या आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो आपके लेवल से कहीं कुछ ज्यादा कंटेंट दी जा रही हैं। कारण है क्या बेटा, आज ना कल इसे पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और जिस टाइम में इसको पढ़ोगे उसमें सरदर्द होने लगेगा, तो सरदर्द कम करने के लिए केवल और केवल ये आप बाम इस्तेमाल कर लो, है ना। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। सर ये सबके सब कर्व है, राइट बेटा, ये जितने भी हैं सबके सब कर्व है और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोग का 10th में तो सर केवल यही है, चलो खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, क्या 10th में इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है। ओके, इन दोनों को बेटा क्या करें, इन दोनों को अपने दिमाग से निकाल दें, लेकिन निकालना नहीं है। जरा सोच लो क्या इसका ग्राफ कैसा होगा क्यूबिक इक्वेशन का। सपोज करो बेटा कि ये हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 2D कार्टेशियन प्लेन है, तो हमारा क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ जाएगा ये ऐसा जाएगा, बड़ा बढ़िया ग्राफ लगता है देखने में, है ना। हम लोग बाकी डिस्कस कर लेंगे मेजर और माइनर एक्सिस क्लास 11 में, अभी नहीं। ओके, सो ये सारी चीजें हम हटा रहे हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। वो टॉपिक ये है क्या सर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, 2 वेरिएबल है बेटा, वेरिएबल कोई जरूरी नहीं है बच्चे क्या x और y ही रहे, वेरिएबल कोई जरूरी नहीं है क्या x एंड y ही रहे। इक्वेशन में बेटा s एंड t भी हो सकता है, k एंड q भी हो सकता है, p एंड q भी हो सकता है। अब सवाल ये है क्या सबका सब तो सर वेरिएबल ही है ना। मेरी मर्जी क्या मैं क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल आपको दे दूं, तो यहां से ये डिस्कशन भी बंद हो जाता है क्या वेरिएबल कैसा है, बट 2 डिफरेंट वेरिएबल हो गया। तो हमारा क्या हो गया, 2 डिफरेंट वेरिएबल होने के कारण हमारा इक्वेशन ये कहलाया क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो बेटा अब डिस्कस करते हैं इसका जनरल फॉर्म पे, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मेथड्स टू सॉल्व। सो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, चलो बेटा देखो जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। डिस्कस करते हैं चीजों को बहुत अच्छे से। एक क्या है बेटा, एक कॉफिशिएंट है। अब बोलोगे सर कॉफिशिएंट क्या होता है? कॉफिशिएंट होता है किसी भी वेरिएबल्स के साथ एसोसिएटेड नंबर। इफ आई एम राइटिंग 3x तो बेटा x का कॉफिशिएंट क्या हो गया, 3 हो गया। इफ आई एम राइटिंग 7y तो y का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, चलो इतना तो समझ में आ गया कि कॉफिशिएंट क्या होता है।
तो x जो है बेटा, a जो है वो x का कोफिशिएंट है, और यहाँ पर b जो आप देख पा रहे हो ये y का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, अब जो b है बेटा यहाँ पर b कोफिशिएंट है किसका, कोफिशिएंट ऑफ y, और c जो है बेटा बड़े आराम से देख लो यहाँ पर c जो है कांस्टेंट टर्म है, c जो है कांस्टेंट टर्म है। ओके, अब सोचो जरा सा, कांस्टेंट टर्म क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म कोई भी इंटीजर हो सकता है, इट मे बी जीरो, हाँ ये भी जीरो हो सकता है, ऐसा कोई लॉजिक इसमें नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पर a जीरो हो सकता है बेटा, वो भी लीनियर इक्वेशन ही कहलाएगा। अब डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल से, मजा आ जाएगा समझने में। इफ आई एम राइटिंग हियर बच्चा क्या 0x प्लस वाई इक्वल टू 2, आप बोलोगे सर इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन बेटा ये दो वेरिएबल है ही नहीं, चेक कर लो, ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वन वेरिएबल में है, इसका मतलब ये है कि टू वेरिएबल में आपका ए पार्ट जो है वो जीरो अगर हो जाता है तो वो टू वेरिएबल ना हो के वन वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन हाँ रहेगा लीनियर इक्वेशन ही। ओके, सो इसका मतलब ये है क्या, ये हमारी जो एक्चुअली में इक्वेशन है ये माइनस वाई इक्वल टू टू एंड y इक्वल टू माइनस टू, यही इक्वेशन है बेटा, है ना। इतनी चीजों को हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, और ये भी समझ लिया है कि जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सवाल ये है, हम लोगों ने 9th क्लास में जो चीजें पढ़ रखी है उसको थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, जैसे कि जीरोस हो गया, रूट हो गया, क्या होता है जीरोस, रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा सोचो बेटा, अगर इसमें दो वेरिएबल है तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे, और क्या दो वेरिएबल के लिए मुझे एक इक्वेशन रिजल्ट दे देगा, जवाब है नहीं, आपका जितना भी वेरिएबल होगा उतना ही इक्वेशन आपको चाहिए होंगे। इज इट क्लियर ना, इसका मतलब ये है कि सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर मैं x और y की वैल्यू निकालूं तो मुझे एक और इक्वेशन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, अगर मेरा इक्वेशन क्यूबिक है तो मुझे तीन इक्वेशन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा उन सभी वेरिएबल्स के वैल्यूज को निकालने के लिए। तो मुझे लगता है बेटा कि अब तो क्लियर हो गया होगा क्या सर यहाँ पर चलेगा क्या मामला, मामला यहाँ पर कुछ और नहीं बेटा, मामला यही है क्या हमारे पास दो इक्वेशन रहेंगे। ओके, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, देख पा रहे हैं क्या यहाँ पर a1x b1y और c1 इज इक्वल्स टू जीरो पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। सोचो बेटा है क्या ये, क्या कहते हैं इसको, a1 को b1 को c1 को, केवल कोफिशिएंट ही नहीं, जब आप इसके कोफिशिएंट का रेशियो निकालोगे, इसका मतलब ये है क्या a1 रेशियो a2, थोड़ा सा टॉपिक जो है बेटा हम लोगों ने डीप बनाया ही है, वो कारण ये है कि आप ये सोच ही नहीं पाओगे कि ये चीजें है क्या, आपको यहाँ से ये कॉन्सेप्ट मिलेगा कि ये अगर मैं रेशियो में डाल दूं a1 रेशियो a2, अगर इसका हम लोग स्टडी करें तो इसको कहते क्या है, ये कहलाता है बेटा कंपेयरिंग रेशियो। ये क्या कहलाता है, कंपेयरिंग रेशियो। कंपेयरिंग रेशियो बहुत सारी चीजें इक्वेशन के बारे में बता देती है, राइट ना। अब बोलोगे सर क्या क्या बताती है, देखो बेटा इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो उसका ग्राफ है ना। कभी सोचा आपने जो सॉल्यूशन सॉल्यूशन करते रहते वो क्या है सॉल्यूशन, ग्राफ जब आप बनाते हो, सपोज करो आप ये ग्राफ बनाया आपने, है ना, तो अगर मैंने कहा कि इधर से सर एक लाइन खींच दो, ओके खींच दिया, अगर मैंने इधर से एक लाइन खींच दिया तो बेटा दो लाइनें हैं, इट इज लाइन L1 एंड इट इज लाइन L2, दो लाइनें हैं तो लाइन कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट किया है, और ये वो पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्ट किया है। बच्चा जो पॉइंट पर लाइनें इंटरसेक्ट करती है ना वो ही सॉल्यूशन होता है, उस पॉइंट पे सॉल्यूशन है, यानी मीट कर गया, यानी इसका मतलब ये है कि सर रेलवे ट्रैक तो कभी मीट करेगा नहीं। ओके, इसका मतलब ये है कि पैरेलल लाइन को सॉल्यूशन नहीं होता है। ओके, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कंपेयरिंग रेशियो मुझे क्या क्या चीजें बता देता है। ओके, अच्छा मैंने a1 रेशियो a2 को ये कहा क्या सर ये कंपेयरिंग रेशियो, उसी तरीके से बेटा b1 रेशियो b2 ये भी क्या कहलाता है, ये भी कंपेयरिंग रेशियो कहलाता है। उसके बाद c1 रेशियो c2
ये भी क्या कहलाता है, ये भी कंपेयरिंग रेशियो कहलाता है। ओके, चलो बेटा इन तीनों रेशियोज के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, देखो इफ a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। देखो बेटा ऐसा है कि आपके पास इक्वेशन, दो इक्वेशन है, और दो इक्वेशन का क्या क्या आपने कंपेयरिंग रेशियोज को रखा। कंपेयरिंग रेशियोज को रखने में आपको ये देखने को मिला, सर फर्स्ट कंडीशन तो ये आ गया। ओके, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, इस कंडीशन में बेटा देखो क्या क्या चीजें होती है। याद मत कीजिए मैथमेटिक्स को, दिमाग में सारी चीजों को बेटा रख लो, कुछ भी याद करने की जरूरत होती नहीं है। मैंने केवल यही बताया कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, दिस इज द गिवन कंडीशन। ओके, सो इस कंडीशन में बेटा सबसे पहले सोचो सॉल्यूशन क्या रहेगा सर। ओके, फिर ग्राफ कैसा होगा, अपने से स्टडी कर लो बेटा इसको, ग्राफ कैसा होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, और कंडीशन क्या होंगे। हम लोग जो है यहाँ पर कंडीशन का भी डिस्कशन करेंगे, क्या कंडीशन क्या होगा। सॉल्यूशन में बेटा यहाँ पर आता है नो सॉल्यूशन, क्या आ जाता है, नो सॉल्यूशन। उसके बाद ग्राफ कैसा मिलेगा, तो बेटा पैरेलल मिलेगा, है ना, पैरेलल लाइन। ओके, अब कहते हैं कंडीशन, तो कंडीशन, दो कंडीशन का डिस्कशन करेंगे, परेशान मत होइए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से। जब कभी भी केवल एक ही चीज दिमाग में रखना है, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है तो वो इनकंसिस्टेंट का कंडीशन है, दैट इज द ओनली रीजन। ओके, सो यहाँ पर कंडीशन क्या हुआ बेटा, पैरेलल लाइन है सर। लाइन कैसी है, पैरेलल, क्या कभी मीट करेगी, नहीं करेगी, इसका मतलब ये है क्या, सॉल्यूशन तो होना ही नहीं है। अगर मीट ही नहीं किया सॉल्यूशन नहीं हुआ, है ना। आप और आपका फ्रेंड दो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स का है ना, वो चला गया एलपीएस में और आप चले गए किधर, सीएमएस में, तो बेटा क्या हुआ, दो अलग अलग रास्ते हो गए, वो तो मिले नहीं। ओके, इसका मतलब ये है कि ना मिला, ना बातें हुई, ना सॉल्यूशन हुआ। तो इसका मतलब इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में द कंडीशन इज इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंट। यही चीजों का आपको डिस्कशन एक्सरसाइज में भी मिलेगा बेटा, जब आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। आपके पास इक्वेशन रहेगी, आपको इस इक्वेशन को देख के ये बताना रहेगा इधर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज इट, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और या फिर उसका कंपेयरिंग रेशियो को चेक करके ये बताना रहेगा क्या वो कंडीशन क्या है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट का, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए वगैरह वगैरह। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना तो समझ में आ गया क्या ये इस कंडीशन में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 में जो ग्राफ मिलता है वो पैरेलल मिलता है, सॉल्यूशन में नो सॉल्यूशन होता है, और कंडीशन जो है इनकंसिस्टेंट का कंडीशन है। ओके, अब नेक्स्ट केस देखते हैं बेटा। नेक्स्ट केस में ये डिस्कशन करेंगे क्या सर, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या हुआ बेटा, ऐसा ऐसा क्या हुआ, तीनों का तीनों कंपेयरिंग रेशियोज आपस में हो गए बराबर, तीनों का तीनों कंपेयरिंग रेशियो आपस में हो गए बराबर। इसका मतलब ये है क्या, यहां पर भी वही चीजों का डिस्कशन हम लोग करेंगे। ओके, यहां पर भी वही चीजों का डिस्कशन करेंगे, वो ये है क्या, सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है या नहीं है, फिर उसके बाद बोलेंगे बेटा कि ग्राफ कैसा है। ओके, यानी इसका मतलब ये है कि इक्वेशन का लाइन कैसा होगा। ग्राफ का मतलब क्या हो गया बेटा, क्या आप ग्राफ पे इक्वेशन ड्रॉ करोगे, इक्वेशन है तो लाइन है, लाइन कैसा रहेगा, ठीक है। तो ग्राफ सॉल्यूशन हो गया, ग्राफ हो गया, अगेन कंडीशन हो गया, ठीक है ना, ये कंडीशन हो गया। तो कंडीशन देखते हैं सॉल्यूशन में बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्यों 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 क्यों। और ग्राफ में क्या है बेटा, ग्राफ कोलिनियर ग्राफ है। ओके, ग्राफ कैसा मिलेगा, कोलिनियर मिलेगा, और कंडीशन क्या है बेटा, ये कंसिस्टेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उसके कारण से ये जो कंडीशन है वो कंसिस्टेंट का कंडीशन हो गया। अब ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, है ना, अगर इसी लाइन पर दूसरी लाइन में ड्रॉ कर दो अगेन, फिर से ऐसे, यानी ये दो लाइन हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, और किसी भी लाइन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। और मैंने ये भी सिखाया कि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है बेटा, अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा।
अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसी कंडीशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन उन दो इक्वेशंस को हो जाएंगे। बात पक्की है? ओके, फिर से सीखते हैं। कोलिनियर लाइन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो सोचो जरा सा क्या होना है बेटा, कंडीशन इज कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पर उसका सॉल्यूशन है, दैट्स इट। ओके, और वही हम इंटरसेक्टिंग लाइन देखते हैं, ये हमारा कोलिनियर हो गया, और ये बेटा क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन एक ही जगह पर से इंटरसेक्ट किया, इसीलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन है। कोलिनियर लाइन हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, इसीलिए बेटा इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। लेकिन दोनों का कंडीशन जो है कंसिस्टेंसी का कंडीशन है, द कंडीशन इज कंसिस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगले ही कंडीशन में हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे, अगर a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, बेटा अगर इसका ऐसा ही कंडीशन आ जाए और c1 by c2 बराबर हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग हियर इज इक्वल टू c1 by c2 हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कंडीशंस में लाइन इंटरसेक्टिंग मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्या क्या चीजें हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो। इस कंडीशन में सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन में यूनिक सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन कैसा रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। और यहाँ पर डिस्कशन करते हैं बेटा क्या इसका कंडीशन क्या रहेगा। तो कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन होने के कारण कंडीशन जो है यहाँ पर कंसिस्टेंट का कंडीशन है, जिसको हम लोग कंसिस्टेंसी भी कहते हैं, द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ओके, सॉल्यूशन हो गया, कंडीशन हो गया, है ना बेटा। अब ग्राफ चेक करते हैं, ग्राफ कैसा मिलता है। तो बेटा ग्राफ मिलता है इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। कैसा दिखेगा इंटरसेक्टिंग लाइन, सर ऐसा दिखेगा। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इसी पॉइंट पर इसको सॉल्यूशन मिल गया, दैट्स इट। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन का जितना भी इंट्रो पार्ट था बेटा सब चीज डिस्कशन कर लिया है। अब एक एक चीजों पर आगे बढ़ेंगे। सर लीनियर इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के तरीके भी होंगे, है ना। तो वो तरीका डिस्कस करते हैं बेटा सॉल्यूशन फाइंड करने का, ठीक है ना। ओके, ओके, फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, नेक्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ग्राफिकल मेथड। देखो बेटा ये तीनों जो मेथड आप देख पा रहे हो, ये तीनों मेथड एल्जेब्रिकल मेथड है। ये तीनों मेथड क्या है, एल्जेब्रिकल मेथड है, जिसमें कि आप मेथड ऑफ एल्जेब्रा यूज करते हो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। और ये जो हमारा ग्राफिकल मेथड है, इसमें आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करोगे और ये बता दोगे क्या यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन है या नहीं है, ये सारी डिस्कशन करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा डिस्कशन करते थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन वर्ड ये कह देता है बहुत आसानी से, सब्स्टिट्यूट करो सर कुछ चीज को, है ना। मान लेते हैं कि आपके स्कूल में फिजिक्स के सर नहीं आते हैं, तो क्या हुआ, सेक्शन सी के सर आके सेक्शन ए में पढ़ा लेते हैं, है ना। वैसे आप लोग को छुट्टी मनाने में मजा आता है तो सोचते हो कि चलो भाई दूसरे सेक्शन के सर हैं, थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं मजा आता है या नहीं आता है। सब्स्टिट्यूट हुआ, कि किसका सब्स्टिट्यूट हुआ बेटा, टीचर सब्स्टिट्यूट किया, है ना। अगर इक्वेशन है तो इक्वेशन को तो टीचर है नहीं, इक्वेशन को बेटा क्या है, वेरिएबल है। अब कहते हैं क्या लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में है, तो वही दो वेरिएबल में हम लोग एक दो इक्वेशन है तो उसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम लोग कुछ एग्जांपल से डिस्कस कर लेंगे, मजा आ जाएगा, है ना। चलो देखो, सोचो बेटा क्या मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना चाह रहा हूँ। अब देखो जरा सा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये पहली इक्वेशन है, एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये दूसरी इक्वेशन है। आपके सामने यही कंडीशन आएगा, क्या ये आपका पहला इक्वेशन गिवन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन गिवन है, और हमें क्या करना है, हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। ओके, हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग एक तीसरी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, यानी दूसरी इक्वेशन से हम लोग एक तीसरी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। चलो फाइंड करते हैं, 2x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, ठीक है ना।
ओके, मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन से एक तीसरी इक्वेशन फाइंड कर ली। किससे? दूसरे इक्वेशन से तीसरी इक्वेशन फाइंड कर ली। अब बेटा x का जो कोफिशिएंट है उसको आपको 1 करना रहेगा। अगर वहां पर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो सबसे पहले x का कोफिशिएंट को 1 करो। इसका मतलब ये है कि सर 2 को नीचे भेज देंगे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 3x ओके अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, ये आपके आ गए बेटा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करोगे सर, 3 की वैल्यू कहाँ रख दें? 3 की वैल्यू रख दो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका? इक्वेशन 3 का 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन 1। 3 का वैल्यू बेटा 1 में रखे हो, इसका मतलब ये है कि सर x के जगह पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगी। इसका मतलब ये है कि जहां x है सर ये वाली वैल्यू आप रख दोगे। चलो बेटा रख देते हैं, है ना। तो x के जगह पे क्या हो गया, मैं इस चीज को यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, देख लो। x प्लस वाई इक्वल टू 2 ना, तो x के जगह पे क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बाई 2 एंड प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लोगे बेटा, यहाँ पर ले लो एलसीएम, कुछ ना करो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने से एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई एंड प्लस 2y इज इक्वल्स टू व्हाट 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, उधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब ये क्या होगा 3 इस तरफ जाएगा, है ना, 3 इधर जाके इसका ट्रांसपोज हो जाएगा इसका साइन, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये है क्या 3y इज इक्वल्स टू व्हाट हियर 1। ओके, एंड y इज इक्वल्स टू 1/3 आ गया बेटा, यही सॉल्यूशन है। इसका मतलब यह है क्या आप यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर लिए। ओके, यहाँ पर क्या किया आपने y की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखो बेटा, y की वैल्यू को किसी भी आप इक्वेशन में रखो, आप फ्री हो रखने के लिए। इक्वेशन 1 पसंद है इक्वेशन 1 में रखो, 2 पसंद है 2 में रखो, 3 पसंद है 3 में रखो, कोई जिद नहीं है क्या वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू आएगी। y की वैल्यू बेटा कहाँ रख दो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा y के जगह पे 1/3 आ जाएगा, यानी x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 2। फिर क्या करोगे बेटा, फिर इसको इस तरफ भेज दोगे, है ना। इस तरफ भेजने से क्या हो जाएगा, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1/3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो गया, 6 माइनस 1 5/3 5/3। तो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 5/3। अब बोलोगे सर ऐसे और भी मेथड्स होंगे, यस बेटा एग्जैक्टली और भी मेथड्स हैं। चलो डिस्कस करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड को आगे ले जाने के लिए हमें लगता है हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करना चाहिए, तो क्वेश्चंस करते हैं। ओके बेटा, what we are having, solve the following pair of linear equation by substitution method, right? So here is our question. The question is x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 4. अभी अभी हम लोगों ने सीखा है ना, चलो सॉल्व करते हैं बेटा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, इसको बेटा क्या कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अगेन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 इक्वेशन नंबर 2। ये बेटा क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। जरा गौर करना, जरा गौर करना, कौन सा इक्वेशन आसान है ये आपको चूज कर रहा है। हमें आसान इक्वेशन चाहिए, क्यों सर, आसान रहेगा तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना आसान होगा, है ना बेटा। एक रेगुलर ब्रिक को इंस्टॉल करना बहुत इजी होता है, जबकि एक इरेगुलर ब्रिक को इंस्टॉल करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है ना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को स्टडी कीजिए, क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद आप इक्वेशन देखें। इक्वेशन में आप ये देख पा रहे हो कि सर दोनों का दोनों इजी इक्वेशन है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन का इस्तेमाल कर लो तीसरा इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो बेटा चलो इसका सेकेंड इक्वेशन से हम लोग कुछ नहीं करते, तीसरा इक्वेशन फाइंड करते हैं, यानी x इज इक्वल्स टू वाई। इस तरफ जब आता है बेटा प्लस माइनस साइन विल चेंज टू प्लस हियर,
यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई हो जाएगा, नो डाउट। इसको कर दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हमें क्या करना है, 3 की वैल्यू 2 में पुट मत कीजिएगा, क्योंकि 2 ही पेरेंट इक्वेशन है बेटा। 2 जो है पेरेंट इक्वेशन है किसका, 3 का। 2 यहीं से 3 इक्वेशन थर्ड जो है वो 2 से ही आया है, 2 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना तो यही इक्वेशन फिर से वापस मिल जाएगा। ये नहीं करना है, तो सर क्या करना है, इस 3 की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, एकदम मजे से रख देनी है, राइट बेटा। और छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन 1, इक्वेशन 3 की वैल्यू को 1 में रख देना है। तो बेटा देखो तो जरा सा, x इज इक्वल्स टू वॉट, 4 प्लस वाई, इसको कहाँ रख देना है, इस x के जगह पर रख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई, एंड यहाँ पर क्या है, प्लस वाई इज इक्वल्स टू वॉट, 14। ओके, y प्लस वाई 2y, तो 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14। तो बेटा ये क्या है सर, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो 14 में से 4 चला गया, क्या बच गया, 10 हो गया। इसका मतलब ये है क्या, 2y इज इक्वल्स टू 10 हियर, तो बेटा y क्या हो गया, y हमारा 5 हो गया, बड़े आराम से वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस y की वैल्यू बेटा आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, 1 में करो, 2 में करो, 3 में करो, जो भी इक्वेशन आपको पसंद है कीजिए पुट उसमें, ठीक है। तो y को यहाँ पर पुट करना बहुत आसान होगा ना, ट्रांसपोजिशन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, यही चीजें कहते हैं बेटा कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, ऐसी एड़ी गड़ी की हरकतें मत करना। क्या कभी भी इस तरीके का इक्वेशन तुम्हारे सामने आ जाए, क्या x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, अब ये मत करना क्या सर यहाँ से तीसरी, इस इक्वेशन को यूज करके तीसरी इक्वेशन मत निकालना। अगर ऐसा निकालो, ऐसा करोगे बेटा तो बड़ा कैलकुलेशन फंसेगा। वही यहाँ पर इक्वेशन का जो वैल्यू है वो काफी सिंपल है, इक्वेशन बहुत सिंपल है, जस्ट सिंपल लाइक योर टीचर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ईयर, तो यहाँ पर आप x इक्वल टू 2 प्लस वाई फटाक से कर दोगे बेटा, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, लेकिन ये इक्वेशन ना तुम्हें फंसा देगा। यही चीज है, क्या आपको ये नोटिस करना होगा क्या आसान क्या है, वैल्यूज को किस जगह पर रखना। तो यहाँ पर y इक्वल टू 5 हो गया, तो बेटा यहाँ पर बड़े आराम से इसको वैल्यूज को रख दो, कहाँ रख दो, इस जगह पर रख दो। रखने से क्या मजा आया, देखो बेटा यहाँ पर 4 है और यहाँ पर y की वैल्यू 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। इसका मतलब ये है बेटा क्या, x इक्वल टू 9 आंसर। ओके, हो गया ना। अब बताओ, किसी भी स्टेप में बेटा प्रॉब्लम है, मैं एरो मेथड का इस्तेमाल करता हूं। एरो मेथड का इस्तेमाल तुम कॉपी पर मत करना बेटा, केवल और केवल ये समझने के लिए है। एरो मेथड आपके दिमाग में ये चीजें दिखा देगा क्या हो क्या रहा है सिस्टम में, है ना। आप केवल और केवल जरा सा रिवाइंड करके वीडियो को देखेंगे, आप ये देख पाएंगे क्या ये एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी वैल्यू यहाँ गई, ये वाला y इधर आया, ये सारी चीजें हैं, राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने आपसे कहा कहा था ना बेटा क्या वेरिएबल कैसा भी हो सकता है ना। अब यहाँ पर देख रहे हो क्या s माइनस टी, यानी वेरिएबल किस किस फॉर्म में आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक्स वाई के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर s और t के फॉर्म में है। तो सोचो बेटा जरा सा, क्या सर वेरिएबल जो है s और t के भी फॉर्म में हो सकता है और एक्स वाई के फॉर्म में हो सकता है, p एंड q के भी फॉर्म में हो सकता है बेटा, एंड a एंड b के फॉर्म में भी हो सकता है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, सवाल ये है कि सर इक्वेशन को सबसे पहले आसान करो, है ना। ये डिफिकल्ट लग रहा है ना बेटा, इक्वेशन फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन बोलता है क्या मुझे सॉल्व करके आसान कर दो, है ना। अब सवाल ये है क्या मैं इस इक्वेशन पे वर्क करूंगा, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। देखो बेटा सिस्टम ये कहता है कि आप इसका बड़े आराम से एलसीएम ले लो, एक तो तरीका ये है ना, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सर मैं करूं क्या। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस नंबर को इन दो इक्वेशंस में दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करो। इक्वल टू का मैंने ये मतलब बताया है बेटा, क्या इक्वल टू रहे तो एलएचएस के साइड और आरएचएस के साइड सेम नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड, सेम नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड। बड़ी अच्छी बात है, हम लोग दो
दोनों तरफ LHS और RHS के तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स मुझे राइट देता है बेटा। अगर मैंने लिख दूं ना यहाँ पे 2x = 3, अब मैं ये कहूँ कि यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स का रूल को इस्तेमाल करते हुए इस 2x में और इस 3x में सेम साइड दोनों नंबर में सेम नंबर में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ऐड नहीं कर सकते, ध्यान रखना, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि आप इधर भी बेटा इंटू 2 कर सकते हो और इधर भी आप इंटू 2 कर सकते हो। ऐसे में इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पिक्चर क्लिक करते हो, पिक्चर को जूम इन जूम आउट करते हो। दिस इज द वे ऑफ मैग्नीफाइंग द नंबर। व्हाट यू आर डूइंग फॉर मैग्निफिकेशन, क्या आप नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो बेटा, है ना। आपका इमेज क्लियर नहीं आया है तो आप क्या करोगे, बढ़िया कैमरा यूज करोगे वगैरह वगैरह। क्यों सर, जूम करने में आसानी होगी। आप जितना जूम करोगे उतना मैग्नीफाई करोगे अपने इमेजेस को, उतना बड़ा करोगे। तो चलो वो सब डिस्कशन ना करते हुए अब अपने टॉपिक पर आते हैं कि यहाँ पर एलसीएम लेना सबसे आसान होगा। तो बेटा क्लास 10th लेवल में एलसीएम लेना तो सिखाना अच्छा नहीं होगा। तो इसका एलसीएम बेसिकली क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 6 है। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2s एंड 3t। अब बेटा क्या होगा, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करके आसान कर दिया। आसान करने के बाद मुझे ये मिला 2s + 3t = 36। देखो बेटा इसके नीचे 1 है। जब मैथमेटिक्स, अगर आपको लगता है कि मेरी मैथमेटिक्स बहुत खराब है, तो आप ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि हाँ सर इस जगह पे मुझे और एक्सप्लेन करके बताइए। तो बेटा समझो बात को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, कुछ भी नहीं हुआ, ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये 6 इधर इसके पास जाके मल्टीप्लाई हो गया। एरो हेड पर ध्यान देना, एरो हेड पर ध्यान देना। ये वैल्यू यहाँ उठ के जाती है, ये वैल्यू उठ के यहाँ नहीं आती है, ये वाली वैल्यू यहाँ उठ के जाती है। एरो हेड का मतलब यही है बेटा। देखो ये होता है हेड, है ना, ये होता है टेल। मैं जब कभी भी हेड की बात करूं ना, आप समझ लो ये आप एरो का हेड है और ये एरो का टेल है। ये वाली वैल्यू यहाँ उठकर जाती है, यहाँ उठकर जाती है सर, उससे मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐड नहीं होती है। ये वाली वैल्यू यहाँ जाती है। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, तो इक्वेशन 2 कर दो बेटा नेम इसको, क्योंकि इसी इक्वेशन से मैंने इसको आसान करके निकाला इस इक्वेशन को, है ना। अब क्या करेंगे, अब बोलोगे क्या सर ये वाला इक्वेशन तो बहुत आसान है, यहां से इक्वेशन 3 निकालेंगे। एग्जैक्टली ये इक्वेशन बहुत आसान है बेटा। यानी इसका मतलब क्या है, क्या ये s - t = 3 है, तो सर इसको कर दो बड़े आराम से, s = t + 3, है ना। अब ये बेटा क्या कहलाया, ये इक्वेशन नंबर 3 कहलाया। इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू सर कहाँ पुट कर दे, यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दे। ओके, इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू कहाँ पुट कर दे, सेकंड में पुट कर दे, क्योंकि यहाँ पर पुट करना आसान है। अब बोलोगे सर इसमें क्यों नहीं पुट कर सकते, तो बेटा इसमें नहीं पुट करना, क्योंकि यहीं से मैंने इस इक्वेशन को निकाला है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने 3 की वैल्यू यहाँ पर रख दिया। ओके, रखने से क्या फायदा मिला, देखो जरा सा, s = 3 + t। तो बेटा s के जगह पे क्या हुआ, 3 + t हुआ, 2 यहाँ पर हो गया। ओके, एंड 3 + t, s के जगह पे क्या हो गया, 3 + t। अब बोलोगे सर ब्रैकेट का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि बेटा दिस इज बाइनोमियल। ओके, बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन में आपको ब्रैकेट में रखने पड़ेंगे, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, ओके, पॉलिनोमियल हो। अगर ऐसा हो जाए कि आप किसी भी बाइनोमियल या ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी नंबर से, तो वो नंबर जो है एक्चुअली इससे भी मल्टीप्लाई हो जाता है और इससे भी मल्टीप्लाई होता है। इनसे इनसे जो मल्टीप्लाई होकर रिजल्टिंग नंबर होता है बेटा, वही फाइनल रिजल्ट होता है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर s की वैल्यू जो भी आई 3 + 2 t, उसको मैंने ब्रैकेट में रख लिया। और यहाँ पर पहले से क्या है, यहाँ पर पहले से 3t है। ओके बेटा, रख लिया 3t। अब ये करने से क्या हुआ, यहाँ पर 36 भी है, ले लिया 36, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो गया, 2t हो गया, पहले से सर यहाँ पर 3t भी है, 3t लिख दिया मैंने, और यहाँ पर क्या लिख दिया, 36 लिख दिया। 3 2 5, यानी बेटा क्या हो जाएगा, 6 + 5t = 36। 6 उधर चला जाएगा तो 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 5t = 30। तो बेटा यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ गई, 30/5, जो कि क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा t का वैल्यू आ चुका है, और t का वैल्यू कुछ और नहीं,
हमारा 6 है। ओके, अब सोचो बेटा, क्या इस t की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे? मैंने यही आपसे कहा था ना कि आप इस t की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, 1 2 3 कहीं भी। ओके, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। चलो पुट करते हैं जो सबसे आसान इक्वेशन है। तो s की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन नंबर 3 जो है वो सबसे आसान है, मैं वही करूंगा। t की वैल्यू यहाँ पर लाके पुट कर दूंगा, है ना। तो s इज इक्वल्स टू t के जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, देख लो, चेक कर लो, 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एंड प्लस 6 विच इज इक्वल टू व्हाट, 9, विच इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर क्या हो गया, s की वैल्यू 9 हो गई है। कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी? कोई भी परेशानी नहीं है बेटा। मैंने क्या किया, एक बार फिर से देख लो, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, यहाँ से एक इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन आसान है, आसान होने के कारण ही यहाँ से मैंने तीसरा इक्वेशन निकाला है। तीसरा इक्वेशन निकाला, फिर तीसरे इक्वेशन का वैल्यू दूसरे में रख दिया, है ना, और हम लोग का ऐसे करके वैल्यू आ गया। और यहाँ पर t की वैल्यू t इज इक्वल टू 6 आया था। अब t की वैल्यू मुझे किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी होगी, और t की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर किसमें, यहाँ पर 3 में, क्योंकि 3 से t की वैल्यू फाइंड करना, s की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने ये चीजें कर रखी है। ओके, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Okay, now here is next question, and the question is 3x minus y and 9x minus 3y. This is the question. Okay, what we are going to do, मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बेटा सोचो जरा सा, अब बोलोगे कि सर दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स लग रहा है इक्वेशन, हमें आसान करना होगा बेटा इक्वेशन को। अपने अकॉर्डिंग ये चीजें सोचो, क्या आपको इक्वेशन को सबसे पहले क्या करना है, आसान करना है। आसान करने के लिए क्या करोगे, देखो जरा सा, आपको इक्वेशन आसान करना है, और आसान करने का तरीका देखो जरा सा। आप सोचो बेटा, यहाँ पर क्या करने जा रहे हो, देखो आपके पास ये इक्वेशन है, और आपके पास एक ये इक्वेशन है, ठीक है। अब करना ये है क्या, मैं इस इक्वेशन से कुछ चीजों को बाहर निकालूं। मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 3 कॉमन है, राइट बेटा, यहाँ पर 3 कॉमन है। तो मैं 3 को बाहर निकाल लिया, 3 को मैंने कॉमन खींच लिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x एंड माइनस का y इज इक्वल्स टू 9। ओके बेटा, अब ये 3 उधर जाके डिवाइड कर देगा इसको, राइट, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर कैंसिल कर सकता हूँ। मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। देखो बेटा, ये आसान हो गया यहाँ पर इक्वेशन, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब सोचो जरा सा, सर क्या करने जा रहे हो, मैं करने ये जा रहा हूँ क्या बेटा, इसको मैं इधर रखूंगा, है ना। तो 3x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, राइट बेटा, और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई अपॉन 3, 3 प्लस वाई अपॉन वॉट 3। देखो जरा यहाँ पर क्या हुआ, क्या हमारा x का वैल्यू आ गया। देखो बेटा, ये मैंने किया क्या है, मैंने कोफिशिएंट को यहाँ पर 1 किया है x का। ये करना जरूरी है आपके लिए। अगर आपका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट अगर 1 नहीं हुआ है, तो यानी समझ लो बेटा आपका सब्स्टिट्यूशन गलत होने जा रहा है ना। ये मेथड है ही ऐसा। क्या मुझे इसमें x की कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर निकाल लेनी होती है इक्वेशन से, तो x की ये कंप्लीट वैल्यू है 3 प्लस वाई अपॉन 3। इज इट क्लियर ना। तो यहाँ पर इसको हमने नेम कर दिया बेटा, दिस इज इक्वेशन 1 हियर एंड दिस इज इक्वेशन 2 हियर, एंड 2 से ही इक्वेशन मैंने जनरेट किया है जो कि थर्ड इक्वेशन है, राइट ना। अब 2 से मैंने तीसरे इक्वेशन को जनरेट कर दिया, इसका मतलब ये है क्या इस इक्वेशन की वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी किसमें, 1 में। तो ये चीजें यहाँ पर लिख दो बेटा, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन 1। ओके, मैंने इक्वेशन 3 की वैल्यू 1 में रखी है, और इक्वेशन 3 की वैल्यू 1 में रखने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर x की वैल्यू जो है यहाँ पर आप रख दो बेटा। तो 3 हो गया, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस वाई बाय 3 इज इक्वल्स टू
माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। देखो बेटा ध्यान से देखना, ये डिनोमिनेटर में इसका 1 है और ये न्यूमरेटर ऐसे मल्टीप्लाई होगा। यहीं पे मिस्टेक कर देते हो आप लोग, समझ गए। और यहाँ पर क्या है कि सर यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल भी हो सकता है। इन केस अगर 3 और 3 कैंसिल यहाँ पर नहीं होता तो हम लोग यही करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, न्यूमरेटर ऐसे न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है बेटा किसी भी फ्रैक्शन में। मैं दिखा देता हूँ, अगर x/2 है इंटू x प्लस वाई है तो बेटा वैल्यू मल्टीप्लाई कैसे होती है, ऐसे ऐसे न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, राइट ना। और डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो रिजल्टिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, x² प्लस xy अपॉन व्हाट, अपॉन 2। तो बेटा दिस इज व्हाट, दिस इज द रिजल्टिंग वैल्यू। ठीक है, चलो अब देखो आगे। यहां पर क्या हुआ, ये 3 और ये 3 कट गया, इसका मतलब ये है क्या 3 just wait, x is equals to 3 plus y by 3, तो 3 into 3 plus y upon 3 is equals to 3, okay, and here is minus y also equal to 3, right now। क्या करना है बेटा, यहाँ पर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर में। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 एंड प्लस 3y अपॉन 3 एंड माइनस का y इज इक्वल्स टू 3। अब बेटा फिर से क्या करोगे, फिर से यहाँ पर लोगे एलसीएम और यहाँ पर फिर वैल्यूज को फाइंड कर दोगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते हैं।